जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ आज फिर आपके सामने शिव वर्मा द्वारा रचित मौत के इंतजार में पुस्तक की दूसरी कहानी मैं चोर नहीं था लेकर के। पहली कहानी जिसने नहीं सुनी हो तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप पहली कहानी वहाँ से सुन सकते हैं। और दूसरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं चोर नहीं था। उसका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन उसके दोस्त हमजोली उसे टॉमी कहकर ही पुकारते थे। आगे चलकर दोस्तों द्वारा दिए गए उस नाम ने उसके असली नाम को ऐसे दबा दिया जैसे किसी नामी कवि का उपनाम उसके असली नाम को दबा देता है। अपने समय में छोटी लाइन के ड्राइवरों में टॉमी सबसे होशियार और चुस्त ड्राइवर था। रेलवे क्लब में वह एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा मुक्केबाज था। और आंगल भारतीय समाज में किन्हीं खास अवसरों पर जब वह किसी लड़की को लेकर नाचना शुरू करता तो देखने वालों की निगाहों में ईर्ष्या जाग उठती। दोस्तों के लिए खुश मिजाज और हंसमुख टॉमी की जेब हमेशा खुली रहती थी। किसी ने मांगा नहीं कि उसने जेब खाली कर दी। उसका कहना था कि वह दोस्ती ही क्या जो पैसे का मुंह देखकर बिगड़ जाए। मालगाड़ी चलाता तो ऐसे मानो डाक का मुकाबला कर रहा हो। जब पुराने तजुर्बेकार ड्राइवर उसे कम रफ्तार से चलने की नसीहत देते तो वह कह देता, यह छकड़े वाली रफ्तार मुझे अच्छी नहीं लगती उस्ताद। दोस्तों के मना करने पर कहता, तूफान की चाल का मजा भैंसा गाड़ी हाँकने वाले भला क्या समझेंगे। और फिर यह कहकर उनकी बात अनसुनी कर देता कि जब जिंदगी खुद एक तूफान है तो उसे तूफान की रफ्तार से चलने से क्यों रोका जाए। और फिर वह समय भी आया जब टॉमी की जिंदगी में सचमुच एक तूफान आ गया। हवा और पानी वाला तूफान नहीं, बल्कि वह तूफान जो हर नौजवान की जिंदगी में पहल आंखें चार होने पर आता है। जो अपनी ही बिरादरी की जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसे प्यार हो गया तो उसकी सारी दुनिया सिमट कर जेनी तक ही रह गई। इसके बाद कुछ दिन वह खोया खोया सा रहा। फिर उसने प्यार के गीत गुनगुनाए, जेनी की गली के चक्कर काटे और अंत में जब दोनों दिलों के तार एक स्वर पर आ गए तो एक दिन गिरजे में पादरी को साक्षी बनाकर उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से बांध लिया। फिर हसीन घड़ियों ने मिलकर दिन बनाए, दिनों ने महीने पूरे किए और 12 महीने जब एक धागे में गुथ गए तो साल पूरा हो गया। और जब जेनी ने बचकाने मोजे और स्वेटर बुनने शुरू कर दिए तो टॉमी की खुशी का और छोर न रहा। नई जिंदगी और मासूम किलकारियों के आकर्षक सपनों में वह डूबने उतराने लगा। उसकी प्यार की जिंदगी और भी आकर्षक बन गई। लेकिन जैसे जैसे जेनी के महीने पूरे होने लगे वैसे वैसे उसकी तबीयत गिरी सी रहने लगी और कुछ ही दिनों में उसने चारपाई पकड़ ली। टॉमी ने जेनी के इलाज पर जी खोलकर पैसा खर्च किया, लेकिन उसके अंदर की नई जिंदगी जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो गई। और फिर जेनी भी तेज रफ्तार से उसी रास्ते पर भाग चली। उस दिन जेनी की हालत बहुत खराब थी। अब कहानी शुरू होती है जो आपको सुनाना हम चाहते हैं कि एक रोज की घटना। क्या वो दिन थे जब टॉमी अपना सब कुछ अपने दोस्ती के ऊपर वारने को तैयार रहता था, अपने दोस्तों खिलाता पिलाता था दिल खोल करके। आज उसकी ज़िंदगी में बुरा समय आ गया है। उसकी पत्नी जेनी बीमार है और अंतिम मृत्युशैया पर लेटी हुई है। उसे सख्त ज़रूरत है दोस्तों की, लेकिन उसके दोस्त उसको किस तरह धोखा देते हैं और वह मजबूरी में किस तरह फंसता है। और न चाहते हुए भी, एक अच्छे से अच्छा इंसान होते हुए भी, एक भला इंसान होते हुए भी किस तरह से टॉमी जेल पहुंचता है, फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है, ये आपको अब सुनाई देगा। उस दिन
जेनी की हालत बहुत ख़राब थी और टॉमी के पास डॉक्टर को देने के लिए एक पैसा भी न रह गया था। उसके दोस्तों ने जिनकी सहायता करने में उसने कभी हाथ नहीं रोका था, अब उससे आंखें चुरानी शुरू कर दी कि कहीं टॉमी पैसा न मांग बैठे। लेकिन टॉमी ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। जेनी के बहुत मना करने पर भी यह कहकर कि मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ, वह घर से बाहर हो गया। टॉमी के वापस आने के इंतजार में दरवाजे की तरफ निगाह गड़ाए जेनी चुपचाप पड़ी रही। दीवार पर टंगी घड़ी की बड़ी वाली सुई डायल के चक्कर पे चक्कर लगाती रही। घंटों पर घंटे बीतते गए पर टॉमी नहीं आया। दूसरे दिन पड़ोस के एक लड़के ने आकर खबर दी कि अंकल टॉमी साइकिल चुराने के अपराध में पकड़ लिए गए थे और अब पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। उस समाचार से जब टॉमी के वापस आने की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई तो जेनी की सांसों का तार भी टूट गया और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। दोस्तों, समाज जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से प्रेम विवाह के खिलाफ है और उसी दिन से, उसी पल से युवा दिलों में ये प्रेम पलता है, धड़कता है और कभी कभी परवान चढ़ता है। कहीं कहीं परवान चढ़ने से पहले ही हार जाता है, थक जाता है और कहीं कहीं परवान चढ़ता है। ये प्रेम रूपी पौधा उगता है और फल आने से पहले ही, जवान होने से पहले ही इस निर्दयी समाज के द्वारा काट दिया जाता है। टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जेनी का प्यार, जेनी की सांस चल रही थी तब तक जब तक उसे उम्मीद थी कि टॉमी आएगा, लेकिन जैसे ही उसे ये खबर मिली कि टॉमी अब नहीं आएगा, उसकी सांस रुक गई। आप समझ सकते हैं कितना गहरा प्रेम रहा होगा। और ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये वास्तविक कहानी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कहानियाँ सुनाने का मेरा मकसद ही ये है कि वास्तविक कहानियाँ हैं, इसलिए आप समाज के चरित्र को, आप समाज की व्यवस्थाओं को, आप न्यायालय की व्यवस्थाओं को, आप पुलिस के रवैये को समझें। और जो लोग जेल तक पहुंच रहे हैं, जो लोग फांसी तक पहुंच रहे हैं, जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी मजबूरी को आप समझ सकें। यही मकसद मेरा ये कहानियाँ आपको सुनाने का है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉमी और जेनी एक इतिहास है। ये केवल कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको इतिहास सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ सच है। ये रिकॉर्ड अगर आप चाहें तो उस जेल में जाकर के आज भी निकलवा सकते हैं। इसमें सब कुछ आपके सामने दिया गया है, इसमें तारीख दी गई है, इसमें नाम दिए गए हैं और वो बदले नहीं हैं, घटना स्थल दिए गए हैं वो बदले नहीं। आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये सच है। और किस तरह एक भला आदमी फांसी के फंदे पर पहुंचता है, किस तरह वो मजबूर होता है और मजबूरी में किसी की केवल साइकिल चुरा लेता है, जो एक सामान्य सी चीज़ है। एक साइकिल की कीमत की शराब लोग पी लेते हैं, लेकिन किसी के प्राण जा रहे हैं, उसको वो कीमत किसी को उधारी नहीं दे सकते। ऐसे समाज के लिए फिर प्रश्न किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। उस समाज के लिए हम करें, उस समाज की निरर्थक परंपराओं के लिए फिर हम अपना जीवन झोंकें। मतलब मजबूर किसी को किया जाता है कि आपको यही करना पड़ेगा। अगर लीक से थोड़ा सा भी हटके कोई कुछ करना चाहता है तो उसे वो यातनाएं दी जाती हैं जो बड़े से बड़े अपराधी को शायद ना दी जाती हों, जो पशुओं तलक को ना दी जाती। तो आगे पेश है आपके सामने यही कहानी। टॉमी के वापस आने के इंतजार में दरवाजे की तरफ निगाह गड़ाए जेनी चुपचाप पड़ी रही। दीवार पर टंगी घड़ी की बड़ी वाली सुई डायल के चक्कर पे चक्कर लगाती रही। घंटों पर घंटे बीतते गए पर टॉमी नहीं आया। दूसरे दिन पड़ोस के एक लड़के ने आकर खबर दी कि अंकल टॉमी साइकिल चुराने के अपराध में पकड़ लिए गए थे और अब पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। उस समाचार से जो टॉमी के वापस आने की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई तो जेनी की सांसों का तार भी टूट गया और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। और जब टॉमी नैनी की गोरा बैरक में अपनी 17वीं सज़ा काट रहा था, अब उसकी सज़ा कौन सी हो गई? 17वीं सज़ा हो गई है। लेकिन एक हैरतअंगेज
जानकारी आप इस कहानी में अभी आपके सामने पेश करेंगे हम, और आप सुनेंगे कि वो अपराधी कैसे हुआ, 17वीं सज़ा वो क्यों काट रहा था। 17वीं सज़ा काट रहा था। चोरी के अपराध में जब वह पहले जेल आया था तो वह 23 साल का खूबसूरत नौजवान था, और तब से उसने जेल आने का जो क्रम शुरू किया तो नैनी जेल की गोरा बैरक में ऐसा रहता कि उसे ही घर बना लिया। पुलिस ने अपने रजिस्टरों में उसे पेशेवर चोर लिख लिया था, और जेल की जुबान में वह एक दोबारा कैदी था, यानी ऐसा कैदी जो जाता है और फिर वापस आ जाता है। टॉमी के वापस आ जाने के बारे में जेल अधिकारियों को इतना विश्वास हो गया था कि उसके छूट जाने के बाद भी गोरा बैरक की उसकी कोठरी को वे लोग यह कहकर खाली छोड़ रखते थे कि टॉमी तो आता ही होगा। टॉमी 10 दिन से अधिक कभी जेल से बाहर रहा ही नहीं, और साइकिल से कीमती चीज पर कभी हाथ नहीं डाला। साइकिल से ज्यादा कीमती चीज पर कभी हाथ नहीं डाला। पहली सजा काटकर जब वह बाहर गया, अब सुनिए आप, पहली सजा काटकर जब वह बाहर गया तो जीने के अभाव में उसे वहां सब कुछ सूना सूना सा लगा, जैसे हर चीज मातम मना रही हो। 1-2 बार उसके जी में आया कि शहर के तमाम दवाखानों में आग लगा दे और दोस्तों को मार डाले। फिर उसे स्वयं अपनी ही हालत पर तरस आया, और फिर वह कई दिनों तक आवारा की तरह मारा मारा फिरता रहा। तभी उसे जेल की अपनी कोठरी याद आई, और उसका मन वहां पहुंचने के लिए आतुर हो उठा। वह सिविल लाइंस के एक बंगले में दिन के समय घुसा और ड्राइंग रूम की घड़ी उठाकर तब तक खड़ा रहा जब तक उस पर किसी की निगाह न पड़ गई। फिर वह घड़ी लेकर धीमे कदमों से बाहर सड़क पर आ गया। देखने वालों के शोर मचाने और पीछा करने पर भी वह उसी इत्मीनान से चलता रहा, न भागा न बचने की कोशिश की, और इस प्रकार 10 दिन के बाद ही वह दोबारा सजा लेकर जेल पहुंच गया। उसके बाद जब भी वह जेल से छूटा तो उसने उसी प्रकार दूसरों को दिखाकर चोरी की, पकड़ा गया, कुछ मार खाई, सजा ली और जेल आ गया। देख रहे हैं आप समाज के रवैये ने किस तरह उसको अपराधी बना दिया है, और किस तरह उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। उसके वो दोस्त जो उसे लूट करके खा गए, किस समय मौका आने पर उससे मुंह फेर लिया, और उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका जो साथ छोड़ गई, उसके वियोग में वो चोर नहीं था, लेकिन जेल जाने के लिए उसे दूसरों को दिखा करके वो चोरी करता था। कोई बचने का चांस की कोशिश नहीं करता था, बार बार उसे जेल जाना था, उसे अपनी ज़िंदगी वहीं तबाह करनी थी। वो न्योछावर हुआ। मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि टॉमी कोई कैदी नहीं था, टॉमी कोई वैसे अपनी मृत्यु प्राप्त होने वाला सामान्य इंसान नहीं था। मैं समझता हूँ टॉमी अपनी प्रेमिका के लिए, अपने प्रेम के ऊपर कुर्बान होने वाला एक बलिदानी टॉमी था। ये मेरे शब्द। अदालत के सामने भी उसके बंदे टके जवाब थे। अदालत के सामने उसके बंदे टके जवाब थे। तुमने अमुक व्यक्ति के मकान में चोरी की? टॉमी कहता जी। यह माल तुम्हारे पास से बरामद हुआ था? जी। तुम्हें इससे पहले भी चोरी में सजा हो चुकी है? जी। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं। एक बार मेरा जी चाहता है आपको फिर ये सवाल जवाब सुना दूं। तुमने अमुक व्यक्ति के मकान में चोरी की? जी। यह माल तुम्हारे पास से बरामद हुआ था? जी। तुम्हें इससे पहले भी चोरी में सजा हो चुकी है? जी। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं। इसी प्रकार के जी और जी नहीं के संक्षिप्त जवाबों के सहारे वह बार बार सजा लेता और जेल चला जाता। गोरा बैरक के गोरे और अधगोरे कैदी टॉमी को बड़ी नीची निगाह से देखते और उसे दूर दूर रहने की कोशिश करते, जैसे वह कोई कौवा था जो हंसों के न चाहने पर भी बार बार बसेरे के लिए उन्हीं के बीच आ धमकता था। टॉमी के प्रति उनकी नफरत का कारण यह नहीं था कि वह चोरी करता था। उनमें से कई अंग्ल भारतीय चोरी के अपराध में सजा भुगत रहे थे। ऐसी चोरियां जिनके सामने टॉमी की चोरियां कुछ भी न थी, और यह भी नहीं था कि टॉमी कोई काला आदमी हो। जिंदगी के तीसरे पहर में 60 साल का हो जाने के बाद भी उसकी शकल, सूरत और चेहरे की काट छांट किसी भी आंग्ल भारतीय को मात दे सकती थी। बांका नौजवान 23 वर्ष की उम्र से लेकर के 60 वर्ष तक जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपराध केवल उसने समाज को अपना समझा, दोस्तों को अपना समझा और अपने प्रेम को सच्चा समझा और उसके लिए ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। यह उसका अपराध। टॉमी के प्रति उनकी नफरत का कारण उसकी कुछ ऐसी आदतें थी
रहन सहन के कुछ ऐसे तरीके थे जिन्हें वे लोग अंग्रेजियत के नाम पर कलंक या धब्बा मानते हैं। उन दिनों चोरी में सजा पाने वाले कैदियों के साथ जेल में साधारण कैदी जैसा व्यवहार किया जाता था। टॉमी को भी हर बार सी क्लास ही मिला। लेकिन चोर हुआ तो क्या हुआ? था तो वह सफेद चमड़ी वाला ही, एक अंग्रेज माँ और अंग्ल भारतीय बाप की औलाद। अपने उस सफेद रंग की बदौलत साधारण श्रेणी में रहकर भी वह अंग्रेजी खाने और मेज कुर्सी का हकदार था। उसे साधारण कैदियों वाली झलरा रोटी और दाल की जगह डबल रोटी, दूध, चाय, गोश्त आदि मिल जाता था। टॉमी को गोरा होने के नाते जेल से जो भी विशेष राशन मिलता उसमें से चाय की पत्तियां छोड़कर बाकी सारा सामान वह जेल के भाव दूसरे कैदियों के हाथ रोज नगद दाम पर बेच दिया करता था। राशन बेचकर वह जो कुछ कमाता, 1 आना दोपहर और 1 आना शाम देकर लंगर के कैदी नंबरदार से सी क्लास की 2 रोटियां और 1 तसला दाल खरीदता। दाल को वह वहीं लंगर के सामने उकड़ू बैठकर पी जाता और रोटियों को एक साथ लपेटकर हाथ में पकड़ लेता और फिर सारे अहाते में घूम घूम कर उन सूखी रोटियों को काट काट कर ऐसे स्वाद से खाता जैसे मेवा चबा रहा हो। इस प्रकार खाने पर 2 आने रोज खर्च करने के बाद उसके पास जो कुछ बच जाता उसे गांजे और चरस में खर्च कर देता। वह पानी नहीं पीता था। उसका एक बड़ा सा डालडे का टीन था जिसमें गोरों के लंगर में उसकी चाय बराबर खोलती रहती थी। जब भी उसे प्यास लगती या चाय की हाजत होती तो वह लंगर में जाकर उसी काढ़े से अपना मग भर लाता और फिर कभी घूम घूम कर, कभी किसी दरख्त की जड़ पर उकड़ू बैठकर, कभी किसी कमरे में जमीन पर दीवार के सहारे बैठकर बातें करते करते वह बगैर दूध और चीनी की उस चाय की ऐसे चाव से चुस्कियां भरता मानो अमृत पी रहा। और वह मग तो एक प्रकार का उसका ट्रेडमार्क था। ये कहानी सुनकर के पता नहीं आपको कैसे कैसे विचार आ रहे होंगे, लेकिन मुझे तो 2 लाइनें उदय भानुहंस जी की याद आ रही हैं कि मधु अमृत का मधु स्वाद, विष पीने वाले क्या जाने, और मरने में जो आनंद भरा वो जीने वाले क्या जाने। और वह मग तो एक प्रकार का उसका ट्रेडमार्क था। प्रातः बिस्तर से उठने के साथ ही वह उसे हाथ में ले लेता और फिर रात में सोने के समय ही छोड़ता। उसकी बाहर की सफेद पॉलिश कई जगहों से उखड़ गई थी और अंदर का हिस्सा चाय के रंग की परतें चढ़ने से एकदम काला हो गया था। जेल के अधिकारी जिस प्रकार उसकी कोठरी किसी और को नहीं देते थे, उसी प्रकार उस मग को भी कोठरी में उसी के लिए छोड़ देते थे। अगर कभी कोई उसे नया मग देने की कोशिश करता तो टॉमी यह कहकर इनकार कर देता कि यह मेरी जेल की जिंदगी का वफादार साथी है। मैंने इसे हजारों बार होठों से लगाया है और इसने हजारों बार मेरे होठों को गर्म किया है। जब यह नया था तो इसकी चमक देखकर लोगों के हाथ अपने आप इसकी तरफ बढ़ जाते थे। उस समय अगर ये चाहता तो 10 दस्तरखानों पर बैठ सकता था, फूलदार मेजपोशों से ढकी मेजों की खूबसूरती बढ़ा सकता था। जब मैंने इसे पहले पसंद किया था तो इसके दूसरे चाहने वाले मेरे खिलाफ काफी भुनभुनाए थे। सुनिएगा आप मग के प्रति भी उसके कैसे विचार हैं। ऐसा व्यक्ति कैद में जेल काट रहा है। फिर कुछ दिन के इसके और मेरे साथ ने इसे दूसरों के बीच नफरत की चीज बना दिया और जब मेरी ही वजह से दूसरे लोग इसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगे हैं तो क्या मैं इसे अपने से सिर्फ इसलिए जुदा कर दूं कि वक्त ने इसे मेरी ही तरह बदसूरत बना दिया है। मेरी ही तरह। टॉमी को कभी किसी ने नहाते भी नहीं देखा था। उसके शरीर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आती रहती थी जो गर्मियों में इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभी उसके पास से निकलने तक में थोड़ी देर के लिए सांस रोकनी पड़ती। उसके पास खूबसूरत फ्रेम में सजी ईसा मसीह की एक तस्वीर थी जिसके पीछे की तरफ उसने किसी लड़की का फोटो शीशे से मंडवा लिया था। वह तस्वीर उसकी चारपाई के पास मेज पर दीवार के सहारे टिकी रहती और जब टॉमी कमरे में रहता तब तक के लिए ईसा मसीह दीवार की तरफ चले जाते और हसीन लड़की सामने खड़ी मुस्कुराती रहती और जब वह कमरे से बाहर चलने लगता तो लड़की दीवार की तरफ चली जाती और ईसा मसीह सामने हो जाते। जैसे टॉमी की गैर हाजिरी में लड़की पर पहरा दे रहे हों। निजी संपत्ति के नाम पर टॉमी के पास वह तस्वीर भर रह गई थी जिसे उसने किसी भी समय अपने से अलग नहीं होने दिया था। न चोरी के लिए जाते समय, न अदालत में, न जेल में। दरअसल टॉमी के निकट ईसा मसीह की तस्वीर का उतना मूल्य ही था जितना लड़की के फोटो का। ईसा मसीह की फोटो से उसे कोई मतलब नहीं था, उसे उस लड़की की फोटो से मतलब था। ईसा मसीह तो सिर्फ लड़की के लिए सहारा भर थे कि कोई अधिकारी टॉमी के पास से उसे ले न सके, कोई अधिकारी उसे छीन न सके।
आमतौर पर लोग टॉमी के कमरे में बहुत कम जाते थे, जाता भी कौन उस गंदे और बदबूदार कमरे में। लेकिन एक दिन जब उसका पड़ोसी कैदी किसी काम से उसके कमरे में घुसा तो ईसा मसीह की जगह लड़की को देखकर अवाक रह गया। उसने सोचा शायद टॉमी ने ईसा मसीह की तस्वीर निकाल कर उसकी जगह हसीन लड़की को दे दी है। वह व्यंग्य में कुछ कहना चाहता था, लेकिन टॉमी की गंभीर और उदास मुद्रा देखकर चुप रह गया। टॉमी उस समय तस्वीर पर फूल चढ़ा रहा था। यह किसकी फोटो है टॉमी? स्टूल खींचकर बैठते हुए पड़ोसी ने पूछा। प्रश्न सुनकर उसकी उदासी और घनी हो गई और वह दीवार का सहारा लेकर उकड़ू बैठ गया। चारपाई या कुर्सी पर बैठने के बजाय वह उसी तरह जमीन पर बैठना अधिक पसंद करता था। जब वह काफी देर तक नहीं बोला तो पड़ोसी ने तो अब भी स्टूल पर उसी तरह बैठा था उसका नाम लेकर फिर पुकारा। अपना नाम सुनकर टॉमी ऐसे चौंका जैसे किसी ने उसे सोने से जगा दिया हो। उसने पड़ोसी की आंखों में आंखें डालकर गौर से देखा, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, यह मेरी जेनी है। समाज ने बड़ी निष्ठुरता के साथ ऐसे समय पर मुझे इससे जुदा कर दिया था जब वह अपने आप पानी उठाकर भी नहीं पी सकती थी। उसने मुझे उसकी कब्र पर मिट्टी डालने का भी मौका नहीं दिया। उस समय जी में आया था कि जहर खाकर मैं भी उसी के पास चला जाऊं, लेकिन बचपन में पादरियों से सुना था कि आत्महत्या पाप है और आत्महत्या करने वालों को भगवान नरक में ही जगह देता है और जेनी गई होगी स्वर्ग में। अति हो गई है। आप देखना कि आत्महत्या करने, मैं आत्महत्या इसलिए नहीं, नरक से नहीं डरता हो, वो इस चीज से डरता है कि जेनी उसे कहाँ मिलेगी, और जेनी गई होगी स्वर्ग में, इसलिए उसे जेनी के पास जाना है, नरक में नहीं जाना, क्योंकि नरक में जेनी नहीं मिलेगी, वरना उसे नरक से कोई परहेज नहीं है। नरक जैसी उसने अपनी जिंदगी बना ली। जेनी गई होगी स्वर्ग में, यही सोचकर मैंने जहर नहीं खाया। फिर कुछ रुक कर बोला, जेनी को खोकर भी मैं समाज में काम का आदमी बन सकता था, बनना भी चाहता था, लेकिन जब मैं पहली सजा काट कर जेल से छूटा तो मैंने देखा कि तब समाज को मेरी ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि उसके निगाह में मैं दागी हो गया था। मैं चोर नहीं था, फिर भी मेरे दोस्तों और नज़दीकियों ने मुझे देखकर मुंह घुमाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जैसे हर कोई मेरी ही तरफ घूरता है, और जब मैं उसकी तरफ देखने की कोशिश करता हूँ तो वह मुँह घुमा लेता है। मैं होटल में खाने बैठा तो ऐसा लगा कि जैसे बैरे से लेकर दूसरे खाना खाने वाले तक सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जिस किसी को आपस में आहिस्ते से बातें करते देखता तो लगता वे मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों, तुमने चोर देखा है? उस वातावरण में जब खाने का हर कौर मेरे गले में अटकने लगा तो मैं खाना छोड़कर उठ पड़ा। सामने से मेरा एक नज़दीकी जा रहा था, उसे देखकर मैं रुक गया। जेनी की मृत्यु पर सहानुभूति के 2 शब्द कहने के बजाय उसने चोरी के लिए मुझे धिक्कारना आरंभ कर दिया। मेरे जी में आया कि उसके मुंह पर थूक दूं, लेकिन वैसा न करके मैंने उसकी अवहेलना करना ही उचित समझा। उसे बकता छोड़कर मैं पास के एक पार्क में चला गया। अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि यह पुस्तक उन कैदियों की है जब देश गुलाम था और अंग्रेज अत्याचार करते थे, तो ये गलत विचार है आपका। मैं पूरी व्यवस्था के खिलाफ आपको ये कहानियाँ सुना रहा हूँ। इसमें ना अंग्रेजी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ना भारतीय व्यवस्था की। मैं बात कर रहा हूँ न्याय व्यवस्था की, जो वर्तमान में है, जो न्यायालय बने हुए हैं। अभी पीछे रीट का पेपर हुआ, राजस्थान सरकार ने करवाया, गहलोत सरकार ने। तो वहाँ आपने वीडियो देखी होगी, सिक्कर के अंदर एक कॉलेज में 2 बच्चियाँ, 2 हमारी बहनें सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंची और गेट बंद हो चुका था। बुरी तरह से वो आध घंटे तक लगभग रोती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आप समझ सकते हैं, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है व्यवस्था से कि अगर मेरा पेपर है, मुझे परीक्षा देनी है और मुझे उस परीक्षा के लिए 3 घंटे आपने दिए हैं और मैं वहाँ 1 घंटे लेट आ रहा हूँ, तो टाइम तो मेरा खत्म हो रहा है, मेरा खराब हो रहा है, समय मेरा नष्ट हुआ है, आपका थोड़े ही। मैं जितना याद करके आया हूँ, मुझे पूरा पेपर करना है 3 घंटे में। आप कहते हैं कि 3 घंटे में पेपर पूरा होगा, आपने 3 घंटे मुझे दे रखे हैं और मैं 3 घंटे के बजाय वहाँ 2 घंटे पेपर देता हूँ, तो नुकसान तो मेरा हो रहा है, आपका उसमें क्या जाता है? मैं किसी कारण से भी मैं वहाँ लेट हो गया और कोई कम से कम इतना रोए कि कोई अपने सगे की मृत्यु पर भी ना रोए। उस समय तो शायद इंसानियत भी कोई चीज़ होती हो। लेकिन मैंने पिछली कहानी में भी आपको बताया था कि कानून इंसानियत को नहीं मानता। वहाँ पर भी वहाँ कैदी कह रहा था कि मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती जेल अधिकारियों ने उसको जेल से बाहर धक्के दे करके निकाल दिया और वो बेचारा अस्पताल पहुँच गया, मर गया।
लेकिन किसी ने तरस नहीं खाया। 2 वक्त की रोटी उसको जेल के अंदर नहीं दे सके, जिसको बेगुनाह को पकड़ के लाए थे। ये दूसरी कहानी भी बेगुनाह की है और वो पहली कहानी भी बेगुनाह की थी। बेगुनाह इंसान को जेल में रखा, नाजायज तरीके से जेल में रखा, लेकिन उसकी इच्छा से उसको जायज तरीके से भी 2 दिन के लिए भी हमारा कानून रोटी देकर भी उसको वहां रख नहीं सकता। उसे काम भी करवा सकता है, वो वहां पर फ्री में रोटी नहीं देता, कहते उसे काम लिया जाता है, काम लेकर के उसे रोटी भी नहीं दे सकता, वो वहां रहने भी नहीं दे सकते वो लोग। इतना निष्ठुरता, इतनी मतलब दानवता समाज में व्याप्त है। मैं धिक्कारता हूं बार बार उन अध्यापकों को, उस समाज को, उस व्यवस्था को, वहां जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे उन सबको मैं बार बार धिक्कारता हूं। आप सब सुनेंगे, मेरी वीडियो जहां तक भी पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचे, मैं उनके मुंह पर थूकता हूं, उसके इस कर्म पर थूकता हूं कि वो बच्चियां बाहर रोती रही, और इस व्यवस्था को मैं बदल देना चाहता हूं। आप सभी साथ दें, मैं समझता हूं ये व्यवस्था बदल जानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से भी जो श्रोता सुन रहे हैं और जो भी समाज के साथ खड़े हो, जो भी इस व्यवस्था के साथ खड़े हो, जो सरकार के साथ खड़े हो, उस अध्यापकों के साथ खड़े हो कि जो उनको 5 मिनट लेट होने के बाद भी अंदर न घुसा सके, ऐसा अगर कोई नियम है उसके साथ अगर आप लोग खड़े हैं तो मेरे से खुली बहस कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जब मेरा वक्त है, 3 घंटे आपने मुझे दिए हैं और मैं उसमें घंटे भर लेट हूँ, 5 मिनट की बात छोड़ दीजिए आप, मैं उसमें घंटे भर लेट हूँ, तो घंटा मेरा खराब हुआ है कि आपका? मुझे इस बात का जवाब दें, आप में से जो भी देना चाहें कि घंटा जब मेरा खराब हुआ है, 1 घंटे का समय मेरा नष्ट हो रहा है, तो पेपर पूरा मेरा नहीं होगा, फेल मैं होऊंगा, आपका उसमें क्या जा रहा है? मैं बार बार धिक्कारता हूं, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इंसानियत पहले, बाकी सब बाद में। किसी मजबूरी बस, कोई वो वहीं की वहीं नहीं थे, उस विद्यालय में ही नहीं थी वो लड़कियां, वो बच्चियां वहीं पर नहीं थी कि वो उठ करके न्यायी सो रही थी, कि वो टीवी देख रही थी, कि वो गेम खेल रही थी, कि उन्होंने आपके बुलाने के बाद घंटी लगने के बाद वो खड़ी नहीं हुई है, लापरवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ही अपने स्वार्थपरता के तहत, स्वार्थी होकर के अपने खजाने भरने के लिए, टैक्स के लिए आपने ही उसको 100, 200, 400, 1,000 किलोमीटर दूर से आपने उनको बुलाया है, उनके सेंटर इतनी दूर दिए हैं और फिर जाम लगवाए हैं, जगह जगह आपने टोल टैक्स बनवाए हैं, जगह जगह आपने ब्रेकर बनवाए हैं, जगह जगह आपने चेक पोस्ट लगवाए हैं, वहां पर उनकी चेकिंग होती है और उसमें वो रुक जाती है, वहां पर वो लेट हो जाती है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं, जो पहुंच गए उनका कोई योगदान नहीं है, जो नहीं पहुंचे उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर वो घंटे 2 घंटे लेट आती तो भी कोई बात थी, 5 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं थी। 5 मिनट तो आदमी को कहीं भी कांटा चुभ जाए तो 5 मिनट लग जाए, और कांटा चुभने में उसकी कोई गलती नहीं है। वो किसी अमीर माँ बाप की लड़कियां नहीं है। ऐसे ऐसे आप सब बच्चे जो भर्ती देख रहे हैं, आप जानते हैं, ऐसे ऐसे कितने हमारे भाई हैं, कितने साथी हैं, कितने दोस्त हैं जिनके पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, फार्म भरने के पैसे नहीं होते हैं, जिनकी माँ कहीं पोछा लगा करके, किसी के बर्तन भांडे धो करके, किसी के साथ भीख मांग करके, किसी तरह अपने मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, किसी के पैर पकड़ के, मिन्नतें करके, ब्याज पैसे लेकर के किसी तरह फार्म भरवाते हैं, किसी तरह से आपको वहाँ टेस्ट देने के लिए भेजते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं और किराए के पैसे भी नहीं होते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद आपके साथ ऐसा बर्ताव होता है। क्या है? सरकार को जो अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, अपने प्रशासन में भरोसा नहीं है, तो पेपर किस लिए करवा रहे हैं आप? अगर आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस, अगर आप लोकल में, मतलब मैं महेंद्रगढ़ जिले का हूं और महेंद्रगढ़ जिले में अगर आप मेरा सेंटर देते हैं तो वहां पर अगर मेरी नकल हो सकती है क्योंकि मैं लोकल हूं, तो फिर जब यहाँ की पुलिस बिकाऊ है, आपको भरोसा नहीं यहाँ के अध्यापकों पर, यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के प्रशासन पर, तो राजस्थान में आपको भरोसा कैसे है? और फिर इतनी दूर सेंटर देने के बाद कौन से आपने बचा ली नकल, कौन सी नहीं की आपने, फिर भी तो पेपर कैंसिल कर दिया, फिर भी तो आपका पेपर लीक हो गया, फिर उसका जुर्माना कौन भुगतेगा? वो उस माँ का कर्जा कौन उतारेगा जिसने जमींदारों का शोषण सहन किया है, जिसको जमींदार रोज धमकाता है, जिसके शरीर को नोचने के लिए तैयार रहता है, जिसकी जवानी को खा जाने के लिए जो तैयार रहता है, उस पैसे के बदले में जो उसने अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है, जो उसने अपने बेटे के टेस्ट देने के लिए किराए पर खर्च किया है, जो उसने अपने बेटे का फार्म भरवाने के लिए कि किसी तरह हमारे अच्छे दिन आ जाए, किसी तरह दुख के दिन कट जाए, जिस माँ ने मजबूर होकर के पता नहीं कितना शोषण सहन कर लिया, कितनी शोषित हो रही हैं, ऐसी माओं के लालों का उनका कर्जा कौन उतारेगा? आपने तो 1 मिनट में कह दिया जनाब, आपने तो 1 मिनट में कह दिया, 1 सेकंड लगी आपको तो पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया, अगली तारीख बता दी जाएगी। आपने 3 साल पेपर नहीं करवाया, और जो 3 साल तक बच्चे बैठे रहे, जो हरासमेंट हुआ उनका, जिन्होंने तैयारी कर रखी थी आपने कैंसिल कर दिया, उनका जो हरासमेंट हुआ, वो हरासमेंट का केस आपके ऊपर क्यों नहीं लगता? वो जो बच्चियां वहां पर रो रही थी, उनका जो वहां पर शोषण, वैसे तो मानसिक शोषण किसी का कर दे, अगर पिताजी भी
सगा बाप भी अगर बेटे को पीटता है और उसकी वीडियो बना के आपके पास ले जाएं और केस करवाएं, तो आप उस बाप को उठाकर जेल में डाल देंगे कि आपने बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड दिया है, आपने उसका हरासमेंट किया है। और वो बच्चियां जो 1 घंटे तक वहां रोती रही, आपके सामने, मीडिया के सामने रोती रही, और पता नहीं कितने दिन तक रोती रहेंगी, जिनके जीवन का सवाल था, उनका जो हरासमेंट हुआ। और जो बच्चे वहां से मुश्किल से किराया भाड़ा किसी का लेकर के गए थे, और जो वैसे भी तो दुखी होकर के गए हैं, जिन्होंने तैयारियां की हैं कई कई महीनों तक, सालों तक, और उनका आपने कह दिया कैंसिल हो गया। उनका जो हरासमेंट हुआ उसका गुनहगार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब कौन देगा? ये ज्वलंत मुद्दे हैं और अब इनके ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत समय हो गया ये व्यवस्थाएं आप झेलते हुए, बहुत सो चुके हैं आप। अब इस सरकारों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बिल्कुल लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों की। एक बार पुनः आपको देश आजाद करवाना पड़ेगा अपने ही गौरव से, जो अपने ही देश के हैं। मैं किसी भी पार्टी के विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ गहलोत की बात नहीं कर रहा, मैं खट्टर की भी बात कर रहा हूं, उसने भी तो पेपर कैंसिल करवा दिया। अच्छा, आप ये एक बात और मैं आपको कह दूं कि पेपर मेरे पास रखे हैं, एग्जाम प्रश्न पत्र जो है वो मेरे पास है। मान लीजिए मैं अधिकारी हूं और मेरे पास से किसी दूसरे के पास जाना है, फिर वहां से तीसरे के पास जाकर एक चेन है, वो कॉलेजों में पहुंचना है, और वो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, आपने कैसे पकड़ा उसको लीक हो गया? आपने किसी बच्चे को नकल करते पकड़ लिया, या उसके आंसर शीट बनाते पकड़ लिया, या उसके व्हाट्सएप को पकड़ लिया, या उसके मोबाइल नंबर पे रिकॉर्डिंग थी उसको पकड़ लिया, आपने उसको पकड़ लिया। जनाब, आपको पता लग गया आप पेपर लीक हो चुका है, तो आप क्या करते हैं? उस बच्चे को उठा करके जेल ले जाते हैं, उसका रिमांड लेते हैं, उसे पूछते हैं किस किस से बातें हुई, कैसे कैसे हुई, फिर उनको उठाते हैं, फिर उनको रिमांड लेते हैं, उनको पीटते हैं। तब तक ये मुद्दा मीडिया में चलता है, फिर जब तक अधिकारियों तक बात पहुंचती है, क्योंकि पेपर कोई उसके पास थोड़ी रखा था, पेपर ना तो उस लड़के के पास था, पेपर ना उससे पैसे लेने वाले के पास था, वो जो गांव का व्यक्ति जो भी है, जो उससे पैसे लेता है, ना उसके पास था, उसके घर में तो बना नहीं था। पेपर तो आपने बनाया था, आपके अधिकारियों ने बनाया था, आपके प्रशासन ने बनाया था। पेपर तो वहां तिजोरी में रखा था, ताले में बंद था, पेपर तो वहां से जाना था, पेपर लीक तो वहां से हुआ है। लेकिन वहां तक जब बात जाती है 4-5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, तो आपका मुद्दा शांत हो जाता है सर। तब तक वो समझ में नहीं आता कौन पकड़ा गया, किसका क्या। जेल होती है तो केवल बच्चों तक की होती है, केवल जो लोकल व्यक्ति होते हैं उनकी होती है। मैं कहता हूं आप वहां से क्यों तफ्तीश शुरू करते हैं? आप इंक्वायरी वहां से शुरू क्यों करते हैं जहां से वो पेपर पहुंच चुका है? अरे पहुंचने के बाद तो मजबूर बच्चा पेपर को लेगा ही। आप में से कौन ऐसा है, आप मुझे बताइए ना, आप में से कौन ऐसा है कि जब आपको कोई ये कहेगा कि भाई ऐसा कर्ण कौन सा पैदा हो गया जिसको आकर के सर्प ये कहे कि मेरे को आप एक बार तेरे पे बैठने दीजिए और मैं अर्जुन का भी वध कर दूंगा, और कर्ण कहे कि मुझे सांपों के साथ समझौता नहीं करना है। ऐसा कौन कर्ण पैदा हो गया आप में से? आपको कोई कहेगा कि आप ये कर लीजिए, चलो पेपर तो आया हुआ है, आप कर लीजिए, तो जब पेपर मिल रहा है तो कौन मना करेगा? किसने नकल नहीं करी? आप में से कोई मुझे बताए कौन सा विधायक ऐसा जिसने नकल ना की हो जीवन में? कौन सा IAS AS कोई भी अधिकारी कौन सा ऐसा जिसने जीवन में कभी नकल ना की हो? बचपन में कभी नकल ना की, पढ़ते समय स्कूल में कभी नकल ना की हो, आपस में की हो या लेके नहीं गए हो? नकल तो सब करते हैं, किसने नकल नहीं की? सब नकल करें। जब मौका मिल गया, किसी ने बताया भाई पेपर मिल रहा है, तो किसी ने बेचारे जमीन बेच करके, किसी ने कर्जा ले करके, किसी ने हाथ पग जोड़ करके, भाई बंदा अपना भाईचारा निभा करके, किसी तरह भी अपने दोस्तों से किसी ने पेपर ले लिया। लेना पड़ेगा, क्यों? अगर नहीं लेगा तुझे पता है ना, फिर वो जिन्होंने ले लिया है वो पास हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। उसने ले लिया, उसका कौन सा कसूर हो गया? भाई आपने गुड़ डाल दिया, मक्खियां आ रही हैं, आपने गुड़ डाल दिया, मक्खियां आ रही हैं, लेकिन आप क्या करें? पहले टुकड़ा डाल रहे हैं, फिर लकड़ी लेके बैठे हैं, कुत्ता आएगा, फिर उस कुत्ते को पकड़ेंगे, फिर उसको पीटेंगे। कुत्ते का क्या कसूर था? आप अपनी रोटी के टुकड़े का, अपनी रोटी को, आप अपने गुड़ को उठा करके अंदर रखिए ना, फिर कुत्ता आए जाए। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप कुत्तों को मारते रहें और अपना गुड़ अंदर बाहर रख दें? आप मक्खियों को मारते रहे, चींटियों को मारते रहे, लेकिन गुड़ बाहर रहेगा आपका। ये कहाँ का नियम है? अपना बचाव आप खुद करिए ना, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, सवारी अपने सामान खुद जिम्मेदार है। आपने तो लिखवा रखा बसों में, वहां तो सवारी जिम्मेदार है, और आपके पेपर लीक होते तो जिम्मेदार हम हैं, आप नहीं है। ये सजा, ये इंक्वायरी मैं समझता हूं, ये मेरे विचार हैं, मैंने किसी सुने नहीं। ये इंक्वायरी आपको उस अधिकारी से, जैसे पेपर लीक हो, आपको सीधे किसी दूसरे अधिकारी को उठाना चाहिए जिसके पास आपने पेपर रखे थे। मेरे पास रखे थे, मुझे उठाना चाहिए आप, और उसका रिमांड लेना चाहिए कि आपने पेपर कब दिए थे, किसको दिए थे। जब वो जिसका नाम ले, फिर उसको उठाना चाहिए, फिर उसका रिमांड होना चाहिए। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे
उस दिन ये चोरी रुक जाएगी, ये नकल रुक जाएगी और आम जनता का शोषण भी रुक जाएगा, उस दिन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करेंगे ही नहीं, वो ऐसा करेंगे। लेकिन जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे, वो पैसे, उनको पैसे मिल चुके हैं सर, उनको करोड़ों में जो चप्पल बिकी है, लाखों में जो चप्पल बिकी है, उन चप्पलों के पैसे मिल चुके हैं उनको। और जो गरीब बच्चा आपने पकड़ लिया, उसके 2-4 लाख रुपए तो उन्होंने ले लिए जो उसके पास थे नहीं। फिर उसको आपने पकड़ लिया, उसके पास अब पैसे हैं नहीं, तो वो तो फिर किसी के हाथ में जोड़ के कर्जे लेकर के फिर पैसा लेकर के आपकी छाती में मारेगा, आपको रिश्वत देगा या आपकी कानून की लड़ाई लड़ेगा तो वकीलों को देगा, तब वो लड़ाई लड़ेगा। उसका तो ये, उसकी हालत तो ये है, उसकी परिस्थिति ऐसी है। और जिस अधिकारी ने उससे लाखों रुपए ले लिए हैं, वो तो उन लाखों रुपए से ही केस लड़ लेगा, या तो आपको खरीद लेगा या आपकी कानून व्यवस्था को खरीद लेगा किसी भी तरह से, या उसका परिवार उस पैसे चल जाएगा। उसे दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए उसे कोई भय नहीं है। मर तो वो गया बेचारा, आम जनता मर गई। आपका क्या है सर? तो ये व्यवस्था तब भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। इसमें ना किसी अंग्रेजी सरकार का हाथ विशेषता है, ना इसमें भारतीय सरकार है, ना इसमें कांग्रेस सरकार है, ना इसमें बीजेपी सरकार है, ना कोई अन्य सरकार है। किसी की मैं विशेष रूप से किसी की बात नहीं करता है, मैं सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत है, गलत है, गलत है। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। एक दूसरे से पूछ रहे हो, तुमने चोर देखा है? उस वातावरण में जब खाने का हर कौर मेरे गले में अटकने लगा तो मैं खाना छोड़कर उठ पड़ा। सामने से मेरा एक नजदीकी जा रहा था, उसे देखकर मैं रुक गया। जेनी की मृत्यु पर सहानुभूति के 2 शब्द कहने के बजाय उसने चोरी के लिए मुझे धिक्कारना आरंभ कर दिया। मेरे जी में आया कि उसके मुंह पर थूक दूं, लेकिन वैसा न करके मैंने उसकी अवहेलना करना ही उचित समझा। उसे बकता छोड़कर मैं पास के एक पार्क में चला गया। पार्क में कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद दोस्तों और नजदीकियों के घूमते चेहरे फिर मुझे घूरने लगे। मुझे लगा कि जैसे पार्क के हर दरख्त और हर झाड़ी की आड़ लेकर लोग मुझे ही घूर रहे हों। हर दरख्त का हर पत्ता हवा के हर झोंके के साथ फुसफुसाकर कह रहा है, वह देखो चोर। मैं पार्क से उठकर अपने कमरे में चला आया, वही कमरा जिसमें मैंने जैनी को असहाय अवस्था में यह कहकर छोड़ा था कि मैं अभी आता हूँ। लेकिन उस दिन मेरा वह कमरा भी समाज के ठेकेदारों की घूरती हुई निगाहों से पनाह न दे सका। जब मैंने मेज की दराज से जेनी का यह फोटो निकाला, जेनी मुझे देखते ही हंसती, ठीक वैसे ही जैसे आज हंस रही है। उस दिन जेनी को सामने बिठाकर मैं बहुत रोया था। मैं चोर नहीं हूँ जेनी, उसके गालों पर गाल रखकर मैंने कहा था, और जेनी ने ऐसे ही हंसते हंसते कहा था, कौन कहता है तुम चोर हो? फिर मेरी यह जेल की कोठरी मुझे अपनी तरफ बुलाती सी जान पड़ी और मैं जेनी को लेकर फिर यहाँ आ गया। तब से मैंने इसी कोठरी को अपना घर बना लिया। मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ उतनी बार इस कोठरी ने मेरे समाज बहिष्कृत और गंदे तथा बदबूदार शरीर को अपनी गोद में ठीक उसी प्रकार आश्रय दिया है जैसे माँ कीचड़ में सने अपने बेटे को निसंकोच आंचल में छिपा लेती है। ईसा मसीह कहते हैं तुम गुनहगार नहीं हो। जेनी कहती है तुम चोर नहीं हो। मेरी यह कोठरी कहती है तुम गंदे नहीं हो। यह बूढ़ा मर्द कहता है तुम बेवफा नहीं हो। और मैं कहता हूँ कि इन 4 से अलग मेरी कोई दुनिया नहीं है। और तुम्हारे ये गांजा चरस? सामने बैठे कैदी ने पूछा। वह तो गम भुलाने का साधन मात्र है दोस्त, वैसे मैं नशेबाज भी नहीं था। यह कहकर टॉमी खड़ा हो गया। पड़ोसी ने आगे बढ़कर उसके बदबूदार जिस्म को बाहों में कस लिया। तुम चोर नहीं साधक हो टॉमी, कहते हुए उसने उसका मुंह चूम लिया। चलो बाहर चलें, कहकर टॉमी ने उल्टे हाथ से दोनों आंखें पोंछ ली। जेनी दीवार की तरफ चली गई। ईसा मसीह सामने आकर उस पर पहरा देने लगे और टॉमी सामने वाले नल पर ठंडे पानी से अपनी आंखों पर छींटे लगाने लगा। ये थी मैं चोर नहीं था कहानी, शिव वर्मा द्वारा रचित मौत के इंतजार में पुस्तक की दूसरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे की कहानियाँ सुनना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप न सुनना चाहें तो हम नहीं सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।